नमस्कार साथियों, अर्था स्कॉलर पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज है हमारा डे 15। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्वेश्चन को नहीं किया है और आप इस बार के यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप प्लीज उन सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार सॉल्व कर लें। अब ये जो पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, इसको सॉल्व करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं 1-2 मेन फ़ायदों की बात करूँ, तो एक तो आप अपने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है? आपको मोस्ट रिपिटेटिव टॉपिक जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, तो आप मोस्ट रिपिटेटिव टॉपिक भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पहले पूछे गए हैं और अभी कैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो बिना देरी किए हम अपने क्लास को अपने क्वेश्चन को वहीं से करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट में हमने कंप्लीट किया था, ठीक है? तो आज हम अपने इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना क्वेश्चन यही बेसिकली समाप्त किया था क्वेश्चन नंबर 25 से। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 पहला क्वेश्चन है, जो मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिन सवालों के जवाब आपको आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। पहला सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन एमआई? एमआई का तो आपको पता होगा, करेंसी हेल्ड विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है, प्लस अदर डिपॉजिट होता है। तो करेंसी नहीं दिया है, डिमांड डिपॉजिट दिया है हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला सवाल बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है, इफ द आरबीआई ऑफ इंडिया विशेस टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो इन चारों में से किस टूल्स को आरबीआई यूज करेगा? तो याद रहे, अगर वो बाई ट्रेजरी बिल इन द ओपन मार्केट, अगर वो ओपन मार्केट से खरीदेगा, ठीक है, रेज द डिस्काउंट, लोअर द रिजर्व रेशियो, तो ये इससे तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। रेज द डिस्काउंट रेट, इससे भी बढ़ेगा। रेज द एसएलआर, एसएलआर अगर हमारा बढ़ेगा, याद रहे एसएलआर अगर हमारा बढ़ेगा, तो बैंकों के पास बेसिकली क्या रहेगा, मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एसएलआर बढ़ेगा तो बैंकों को उतना कैश अपने पास रखना पड़ेगा, उतनी लिक्विडिटी अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इस केस में वो ज्यादा पैसा एज अ लोन लोगों को नहीं दे पाएगा, तो इससे इकोनॉमी मनी सप्लाई जो है वो रुकेगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट? तो दोनों आपको पता होगा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों आपको अच्छे से पता होगा। इसमें नॉट पूछा है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉट पूछ रहा है आपसे, तो सप्लाई एंड डिमांड ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी है। मनी सप्लाई एंड पब्लिक डेब्ट ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का एक चार्ट जहाँ भी पढ़ते हैं बना के लगा लीजिए, क्योंकि आरबीआई लगातार पूछता है। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पूछा गया था आपसे कि आईएस और एलएम कौन सा है, स्टॉक फ्लो है या वेरिएबल, मतलब स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होगा आईएस हमारा स्टॉक वेरिएबल है, एलएम हमारा जो है वो फ्लो वेरिएबल है। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये 2013 का डेटा है, ये डेटा हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन सवालों को हम स्किप कर सकते हैं। करंट के डेटा के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 को आइए देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 30 किस तरीके का सवाल है। तो देखिए, ये भी जो सवाल है ये पुराने डेटा का सवाल पूछा गया है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर इस सवाल को देखा जाए तो जीडीपी अगर हम लोग नए हिसाब से देखें, तो जीडीपी हमारा कितना है? जीडीपी हमने अपना बेस बनाया है 2011-12, ठीक है? तो उस हिसाब से डी का कितना होना चाहिए? डी का आंसर नंबर सेकंड होना चाहिए, तो डी का सेकंड दिख रहा है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2012 से आया है, ये दो तो हमें पता है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 जो है ये बेसिकली 1995 से आया है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, निफ्टी वाला जो होगा वो 1995 से होगा। और बीएससी सेंसेक्स जो है वो कब से हो जाएगा, 1978 से। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। ये ऑप्शन हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हो क्योंकि पुराने डेटा से पूछा गया है। बी का क्या होगा, बी का इसके हिसाब से देखिए, ए का 4, ए का 4, तो बी का क्या हो जाएगा, ए का 4 होगा तो बी का थर्ड होना चाहिए था बेसिकली। यही थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। सी का तो श्योर है हमारा कि फर्स्ट होगा। और डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज। तो इसके क्या बेसिकली रीजन है। तो फॉर्म मैकेनाइजेशन की वजह से तो हमारा होल्डिंग साइज जो है वो डिक्लाइन नहीं कर रहा है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। ये हट जाएगा तो हम लोगों के दो ऑप्शन पहले ही इलिमिनेट हो गए। दूसरा है कंसोलिडेशन, नहीं कंसोलिडेशन की वजह से ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डिंग डिक्रीज नहीं हुई है, तो बी भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। डिजायर ऑफ लैंड ओनरशिप बिल्कुल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल, सीओडी, सीओडी जो है वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का एकदम बेसिक सा सवाल है। अगला क्या है, द सिंगल विंडो सिस्टम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है भैया, देख लेते हैं क्या है। सप्लाई ऑफ रूरल क्रेडिट बिल्कुल, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट ये भी ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी ये भी ठीक है, क्रिएशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, चारों ठीक है। एबीसीडी ऑप्शन है, बिल्कुल एबीसीडी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इनको क्रोनोलॉजी में इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आई थिंक 1997 में आया है। ठीक है, अर्थ समिट 1992 में आया है। बाली समिट जो है ये कॉप 13 कब आया था, 2007 में आया था। तो इसको आपको रीअरेंज करना है, तो इसका रीअरेंज पहले तो हमारा सेकंड हो जाएगा, फिर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ऐसा है कोई ऑप्शन, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को लेकर के आया था, ये आपको पता होगा। अर्थ समिट जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, क्लाइमेट को लेकर के बेसिकली। और बाली वाला जो है वो 2007 में हुआ था। इन सवालों को एक बार जरूर देख के जाएं। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग पॉलिसी रेट ऑफ द आरबीआई अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी जो सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे पहले रखना है। तो एसएलआर 18% है भाई, तो ये सबसे ज्यादा होता है तो थर्ड को पहले रख दिया जाए। रेपो रेट जो हमारा होता है, ठीक है, तो रेपो रेट जो जो होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बैंक रेट होता है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड हो जाएगा, और सेकंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट जो 3% के अप्रॉक्स समथिंग अभी चल रहा है, तो ये 4 हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा एसएलआर होता है जो कि अभी 18% है। फिर बैंक रेट जो होता है रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी इसका बैंक रेट होगा। फिर हमारा रेपो रेट होता है, और फिर हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है। तो यानी थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो देखिए, ये जो कमेटी वाली क्वेश्चन है इसको आप डबल स्टार में मार्क करके रखिए, क्योंकि ऐसे सवाल लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रहे। तो आप इन सवालों को, वैसे श्योर जो सुपर सेवर सीरीज चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ बहुत जल्दी आपको कमेटी वाले सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड कमेटी का भी, किताबों को लेकर के और जितनी चीजें हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो उर्जित पटेल कमेटी है ये कब आया है, ये 2014 में आया है। ठीक है, जो हमारा गेपुरिया कमेटी है ये कब आया था, ये आया था 1990 में। नरसिम्हा कमेटी देखिए दो बार आया है, एक 1991 में आया है, एक 1998 में आया है। तो
ध्यान रखिएगा, पहला रिफॉर्म जो आया था वो 1991 में इनकी कमेटी बनी थी। और चक्रवर्ती कमेटी कब आया है? चक्रवर्ती कमेटी 1985 में आया है। अब आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अरेंज में हम देखेंगे, हमारा सेकंड होगा, सेकंड के बाद हमारा फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद हमारा थर्ड होगा, और थर्ड के बाद हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जो है, वो इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्विटी मार्जिनल सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही है। रीजन क्या देके रखा है? क्यों? क्योंकि हायर द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर। बिल्कुल, आपको पता होगा कि जिनके पास थोड़ी सी इनकम होती है, उनके लिए मनी की यूटिलिटी ज्यादा होती है। जिनके पास ज्यादा इनकम होता है, उनके पास मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होती है वो कम होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हिंडर फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, इसीलिए फ्री इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? कि दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन मेंबर ऑफ द कंट्री, बिल्कुल। तो आपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जा करके हमारा सुपर सेवर सीरीज देख सकते हैं। सुपर सेवर सीरीज में मैम ने आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया है कि किस किस तरीके से होता है, जहाँ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से लगा करके और इकोनॉमिक यूनियन तक जितने भी तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, वो सारे इंटीग्रेशन आपको पढ़ाए गए हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो आप जा करके उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ एंड इनस्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है। देयर आर मार्केट इंटर रीजनल एंड इंटर क्रॉप वेरिएशन इन फार्म प्रोडक्शन इन इंडिया, ये गलत है। रीजन तो इसका बिल्कुल गलत है। ए जो है ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है। सवालों को अपने आप से करते रहें और अपना आंसर मिलाते रहें। सवालों को, अपने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, खासकर तब जब यूजीसी नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत एडवांटेज मिलता है। तो आप बिल्कुल स्किप ना करें। अगला सवाल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मींस स्ट्रेटजी इन इंडिया इज फेस्ड विद द चॉइस ऑफ स्केल साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर यूज, बिल्कुल। फैक्टर imbalances एंड रिसोर्सेज फ्लो आर नॉट फेवरेबल टू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही जवाब होगा, वो आंसर नंबर ए होगा। ठीक है। इसका आंसर नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि एन इम्प्रूवमेंट इन द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन कैपेसिटी टू इम्पोर्ट। ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग नेट बार्टर सिस्टम ट्रेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, नहीं। आर जो है वो इसका सही जवाब नहीं है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कैसे निकालते हैं? अपने ग्रॉस बार्टर सिस्टम और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड बताया गया है, लेकिन इंपोर्ट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नहीं निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए जो होगा ट्रू होगा, आर जो होगा वो इसका फॉल्स होगा। ठीक है। अगला सवाल जो है वो देके रखा है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन देके रखा है। ठीक है। ये हमारा प्राइस फंक्शन देके रखा है। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द प्राइस, हमें पी की वैल्यू पूछा है, जहां पे प्रॉफिट हमारी मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है। तो आइए इन सवालों को एक बार बनाते हैं। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को हम अपने उतार लेते हैं। ये यहाँ दे के रखा है। तो हमें पता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? पी इंटू क्यू होता है। पी हमारा कितना देके रखा है? पी हमारा देके रखा है 100 - 3 क्यू। तो ये हमारा पी देके रखा है, इंटू क्यू कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा? 100 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। ठीक। टोटल कॉस्ट हमें दे के रखा है। इस सवाल को मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है।
टोटल कॉस्ट हमें दे के रखा है, टोटल कॉस्ट हमें कितना दे के रखा है? टोटल कॉस्ट हमें दे के रखा है 5Q² प्लस 20Q और प्लस 10 दे के रखा है। हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा पता है क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आया है? टोटल रेवेन्यू हमारा आया है 100Q माइनस के 3Q²। ठीक। टोटल कॉस्ट हम अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 5Q² माइनस के 20Q और माइनस के 10। ठीक है। अब अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 6Q माइनस 5 to 10Q माइनस के 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 16Q। ठीक। और ये 100 में से ये जाएगा तो बचेगा हमारा प्लस के 98। ठीक है। अब अगर इसको इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, क्या हम लोगों ने सब सही किया है? ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 6Q और 10Q। हाँ, ठीक तो सब लग रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 पुट करके करेंगे तो हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू 98/16। अब आप इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? अच्छा अच्छा, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ 20 लिखा हुआ है और हमने यहाँ 2 कर दिया है, तो ये 100 में से 20 जाएगा तो ये 80 बचेगा। यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। देखो यहाँ 100 है, ये 20 क्यों लिखा था हमने? यहाँ 2 कर दिया था, तो ये 80 हो जाएगा। तो 16 पंचे कितने हो जाएंगे? क्यू की वैल्यू हमारी पता चल गई। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू हमारी 5 है। और हमें क्या निकालना है? पी की वैल्यू निकालना था। तो पी की वैल्यू हम निकालेंगे तो पी हमारा कितना दे के रखा है? 100 माइनस 3Q। क्यू की वैल्यू हमें 5 पता चल गई है, तो 100 माइनस 3 into 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 15। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 85। तो इस तरीके से आप इन सवालों को अप्रोच करके निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, कुछ भी नहीं करना है आपको। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है और क्यू की वैल्यू निकाल लेना है जब वो मैक्सिमाइज हो रहा है। फिर क्यू की वैल्यू को आप पी में रखेंगे, आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 41 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अगर हम OLS लगाते हैं इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो एस्टिमेट हमारा किस तरीके का आएगा? ठीक है। तो ध्यान रहे इन सवालों को कैसे करना होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम OLS एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है, किसमें? अगर हमारा जो इक्वेशन है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो ध्यान रहे इस केस में जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा बायस्ड प्लस कंसिस्टेंट आता है। ध्यान रहे कि कई तरीके के सवाल इसमें आपसे पूछे जाते हैं। एक तो हमारा पूछा जाता है हेटेरोस्केडस्टिसिटी से। इस पे बहुत तरीके के सवाल अलग-अलग पेपरों में पूछे जाते हैं। देखिए मैं एक बार में इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हेटेरोस्केडस्टिसिटी है, अगर हेटेरोस्केडस्टिसिटी है या मल्टी कोलिनियरिटी है, इस टेबल को आप हमेशा याद रखिएगा। मल्टी कोलिनियरिटी है या ऑटो कोरिलेशन है या साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है। तो याद रहे बायस्ड सिर्फ एक केस में होता है। न इसमें भी ये अनबायस्ड होता है ओएलएस लगाने पे, इसमें भी बायस्ड बस वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के केस में होता है। इस बात को थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंट की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी की बात करें
तो ये इसमें भी कंसिस्टेंट होता है, इसमें भी कंसिस्टेंट होता है, इसमें भी कंसिस्टेंस होता है, और इसमें ये कंसिस्टेंस नहीं होता है। ठीक। अगर इफिशिएंट की बात करें, इफिशिएंट की बात करें, ठीक है, अगर इफिशिएंट की बात करें तो ध्यान रहे कि इसमें ये इनएफिशिएंट होता है, या मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, इसमें इनएफिशिएंट होता है। तो हेटेरोस्काइडोसिटी जो होता है वो अनबायस्ड होता है, ठीक है, ये अनबायस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, और इनएफिशिएंट होता है। ध्यान रहे ये इनएफिशिएंट होता है। मल्टीकोलिनेटी जो होता है ये भी, इसमें वेरिएंस बेसिकली हाई रहता है, ये भी इनएफिशिएंट होता है, ये भी इनएफिशिएंट होता है, और ये भी इनएफिशिएंट होता है। तो आपको इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप यहाँ से सवाल जो है वो गलत ना करें, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ ताकि फिर से आपसे ये गलती ना हो। हेटेरोस्काइडोसिटी जो होगा उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ये जो होता है वो अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, बट इनएफिशिएंट होता है, ये इनएफिशिएंट होता है। ये हेटेरोस्काइडोसिटी के लिए है, इसमें ये इनएफिशिएंट होता है। मल्टीकोलिनैरिटी में क्या होता है, अनबायस्ड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो बेसिकली इसमें हाई होता है, तो ये परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का और हेटेरोस्काइडोसिटी का केस सेम है। यहाँ भी अनबायस्ड, कंसिस्टेंट प्लस इनएफिशिएंट होता है, और इसमें भी सेम केस होता है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी आपको बताया मैंने कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए सवालों की तरफ देखते हैं। अनबायस्ड है तो अनबायस्ड नहीं होता है, बायस्ड होता है, प्लस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। इस सवाल को जरूर से जरूर देख के जाएं, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 43 को एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो डर्बिन वाटसन टेस्ट मैंने आपको कई बार बताया है कि डर्बिन वाटसन टेस्ट जो होता है वो ऑटो कोरिलेशन के लिए होता है। इसके लिए होता है, ऑटो कोरिलेशन के लिए होता है। तो डी का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एफ टेस्ट के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है कि जहां आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंट दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ एफ टेस्ट के बारे में बात हो रही है, यानी इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। तो 4 और फर्स्ट कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है, मिला लीजिए। ग्रिंजर टेस्ट जो होता है कैजुअलिटी के लिए होता है, यानी सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 53। इनपुट आउटपुट मॉडल से सवाल है कि ए इज द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द वाइबिलिटी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज, अच्छा क्या होगा। तो ध्यान रहे, तो जो जो हमारा एलिमेंट बनता है, जो मैट्रिक्स बनता है हमारा, उसके डायगोनल एलिमेंट पहली बात पॉजिटिव होने चाहिए। इसी को हॉकिन साइमंस कंडीशन कहते हैं, इसी को हॉकिन साइमन कंडीशन कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हम आइडेंटिटी में से मैट्रिक्स को माइनस करेंगे वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा दे के रखा है। क्या प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा दिया है, ठीक, क्यू, हाँ 15, 150 मान लेते हैं, 150, अच्छा सॉरी, जी, क्यू इज इक्वल टू 150 एल की पावर 0.7 और के की पावर 0.5 है। मैंने आपको बताया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में दिखाता है। तो 7 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 1.2 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में बात करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या देखे रखा है कि इन अ रिग्रेशन विथ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एंड 20 ऑब्जर्वेशन एफ वैल्यू कैलकुलेटेड इज टू बी टेस्टेड। ठीक है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन टेस्टिंग प्रोसीजर। तो देखो न्यूमरेटर के लिए अगर थ्री इंडिपेंडेंट है तो ये तो इतना ही रहेगा, न्यूमरेटर तो हमारा थ्री ही होगा। लेकिन डिनोमिनेटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस के प्लस वन, यही होता है। तो एन हमारा कितना देके रखा है, 20 देके रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब देख रहे हैं। माइनस के कितना देके रखा है, थ्री, प्लस वन ये कितना हो जाएगा, फोर, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थ्री एंड 16। यानी क्वेश्चन नंबर 46 बहुत मामूली सा सवाल था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिमांड फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप डीपी फंक्शन दिया गया है, इसको डीएक्स कर लेते हैं। डीएक्स करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -2, और माइनस के, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर शायद दे के रखा है, तो एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये माइनस के एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डीपी बाई डी एक्स। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अच्छा वैल्यू आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहे तो कोई सच बात नहीं है। ठीक है, अब फार्मूला क्या हमारा होता है, फार्मूला हमारा होता है डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स होता है, यही फार्मूला होता है। तो अब आप इस वैल्यू को पुट करके बेसिकली कर लेंगे। ठीक है, इस पे इस वाले फार्मूला पे रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। वैल्यू जो इसकी होगी वो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.5 होगा। इस सवाल को आप एक बार इसी सेम फंक्शन पे करेंगे, आसानी से हो जाएगा, कई बार मैंने ये सवाल करवाया है, तो आप इस सवाल को जरूर करें। ठीक है, अगला है क्यों क्यों अप्रोच। तो क्यों अप्रोच जो है वो लैग्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के लिए है, ये भी आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये बेसिकली बताता है, तो 0.7% का हमारे स्क्वायर करेंगे तो ये 49% आएगा, और 49% बताता है कि 49% वेरिएशन इन वाई आर एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, क्वेश्चन नंबर सी। ये सवाल मुझे लगता है कि हर बार एक सवाल ये उठा के देख ही देता है, इस सवाल को, तो इस सवाल को जरूर देख के जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सवाल है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहा है द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज पॉइंट ए। ए कहाँ है भाई साहब, ये इस लाइन पे कहीं ए है। ठीक है, देन द स्लैक वेरिएबल एस करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द कंस्टेंट आर नॉन जीरो। नॉन जीरो जो होगा अगर ये ए लाइन पे है, ए लाइन पे है तो एक तो सी डी पे होना चाहिए और दूसरा ई एफ पे होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो आज की इस क्लास में हमने 25 सवाल किए, जिसमें आपको कितने सवाल आ रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर किसी सवाल में कोई समस्या रह गई है, आप हमसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उस सवालों को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। आप जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप एक छोटा सा कमेंट जरूर डालें कमेंट बॉक्स में, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप जरूर कोई छोटा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।